नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की, और भारत के भूगोल में आज हम बात करने वाले हैं भारत की जलवायु और मानसून तंत्र की, कि भारत में किस तरह से मानसून आता है, कहां कहां वर्षा करता है, कौन सा मानसून भारत में आता है, किससे बारिश होती है, किससे बारिश नहीं होती है, और साथ ही साथ भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है और वहां से क्या प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ए, अक्षांशीय स्थिति, बी, महाद्वीपीयता, सी, ठंडी महासागरीय जलधारा, और डी, मानसूनी पवनें। निम्न में से कौन सा भारतीय जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखें, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कि ऐसे कौन से कारक हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहला जो कारक है वह है भारत की अक्षांशीय स्थिति। सबसे पहला कारक कौन सा है? अब देखिए, अक्षांशीय दृष्टि से भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, और इसीलिए भारत का जो है आधा भाग उष्ण कटिबंध में है और आधा भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत होता। तो इस तरह से यदि हम भारत की ओवरऑल बात करें तो भारत की जो जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु के रूप में हम लोग जानते हैं। इसका मतलब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक कौन सा है? भारत की अक्षांशीय स्थिति। क्लियर? दूसरा है, वह है समुद्र से दूरी, कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां समुद्र के निकट है, तो वहां पर समकारी प्रभाव के कारण सम जलवायु पाई जाती है, जबकि जो भारत का उत्तरी भाग है वह समुद्र से दूर होने के कारण वहां पर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव रहता है। यानी कि गर्मियों में ज्यादा गर्म होता है, सर्दियों में ज्यादा सर्दी होती है, और इसे समुद्र की दूरी को ही क्या कहा जाता है? महाद्वीपीयता। इसके बाद तीसरा है, वह है हिमालय की अवस्थिति, कि जो जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो एक हिमालय, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है, जिसे हम हिमालय पर्वत कहते हैं, वहां शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से भारत की रक्षा करता है। वहीं ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा को रोककर वह उत्तर भारत में वर्षा भी करवाता है। इसका मतलब है कि हिमालय की स्थिति भी
भारत की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके बाद है भारतीय उच्चावच। भारतीय उच्चावच का मतलब है जो भारत में भू आकृति प्रदेश पाए जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से थार का मरुस्थल, जिसका विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम में है, वह ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब केंद्र के रूप में जाना जाता है और उसी के परिणाम स्वरूप भारत में जो है मानसूनी हवाएं आती है और यही मानसूनी हवाएं भारत में जो है वर्षा के लिए उत्तरदायी जानी जाती है और इसीलिए अरबी यात्री अल मसूदी ने भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु की संज्ञा दी। तो इसलिए ध्यान रखना, भारतीय उच्चावच भी जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनों से भारत में क्या होती है, वर्षा होती है और वर्षा ऋतु भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसीलिए मानसूनी पवनें भी भारत की जलवायु को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी है। और इसके बाद आता है महासागरीय धारा। अब यहां ध्यान रखना, कौन सी महासागरीय धाराएं, जो गर्म महासागरीय जलधारा, जिसे हम अल नीनो के नाम से जानते हैं। तो जो गर्म महासागरीय धारा अल नीनो है, यह भारतीय जलवायु को प्रभावित कर, तो इस तरह से भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले यहां प्रमुख जो है 6 कारक है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, वनस्पति है, तापमान है, वर्षा, आर्द्रता भी है, लेकिन जो मुख्य है वह यह 6। अब देखिए प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ए, अक्षांशीय स्थिति है, बी, महाद्वीपीयता, समुद्र से दूरी है, सी, ठंडी महासागरीय जलधारा, यह गलत है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने के लिए प्रशांत महासागर की गर्म महासागरीय जलधारा, जिसे हम अल नीनो धारा के रूप में जानते हैं, वह जो है उत्तरदायी है। ठंडी महासागरीय धारा उत्तरदायी नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है, सी। और डी है मानसूनी पवनें, चाहे वह ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून हो, चाहे वह शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून हो, दोनों ही मानसूनी पवनें भारतीय जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती। तो इस तरह से हमें भारत की जलवायु का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से समताप रेखा आइसोथर्म भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 15 डिग्री, सी 20 डिग्री, डी 25 डिग्री। अब समझना यहां से, सबसे पहले तो समताप रेखा आइसोथर्म क्या होती है। यहां समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, समताप रेखा या आइसोथर्म कहते हैं। क्लियर? अब भारत के मध्य से कौन सी गुजरती है, तो जब हम भारत की बात करें इस तरह से, तो हम देखते हैं कि बीस डिग्री सेंटीग्रेड जो समताप रेखा है,
समताप रेखा यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती, यानी कि इसके उत्तर में जाते हैं तो तापमान में परिवर्तन होगा और इसके दक्षिण में जाएंगे तब भी तापमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और इसीलिए हमें ग्रीष्म और शीतकालीन जो तापमान को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी प्रश्न इस 20 डिग्री समताप रेखा के या तो उत्तर के संदर्भ में या फिर दक्षिण के संदर्भ में पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, भारत के मध्य से गुजरने वाली समताप रेखा कौन सी है, इसका सही उत्तर है वह है सी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया। अब यहां पर ध्यान रखना कि गर्मियों में तापमान ऊपर की तरफ जाएंगे तो वृद्धि होगी, गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में यहां पर क्या होगी, वृद्धि, और यहां पर क्या होगी, जबकि शीत ऋतु में जाएंगे तो यहां पर तापमान में कमी होगी और यहां पर तापमान में क्या होगी, वृद्धि। अब उसके क्या कारण है वह हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्लियर, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी समताप रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो समताप रेखा है, जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, यह भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। क्लियर, चले आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शीत ऋतु में उत्तर भारत में तापमान में कमी के कारणों की पहचान कर सही कूट का चयन करें। पहला है महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव, दूसरा है समकारी प्रभाव, तीसरा है साइबेरियाई पवनें और चौथा है हिमालय में बर्फबारी। अब आपको यह बताना है कि शीत ऋतु में उत्तर भारत में तापमान में क्या होती है, कमी। कैसे समझना यहां से कि यहां जो प्रायद्वीपीय भारत है और यहां 20 डिग्री समताप रेखा है और इस तरह से हिमालय, उत्तर में हिमालय का विस्तार है। अब यहां पे सबसे पहला है महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव, कि यहां जो उत्तर भारत है, यहां उत्तर भारत और यहां है दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत जो है यहां क्या है, समुद्र से दूर है और समुद्र से दूर होने के कारण यहां पर जो है महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव मिलेगा। महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव का मतलब है कि गर्मियों में यह ज्यादा गर्म होंगे और सर्दियों में यह क्या होंगे, ज्यादा ठंडे, और जब ठंडे होंगे तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी। तो इसका मतलब है कि इसका पहला जो प्रभाव है या महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव, यह भारत में या उत्तर भारत में तापमान में कमी के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसके बाद दूसरा है समकारी प्रभाव। अब यह ध्यान रखना, समकारी जो प्रभाव है वह आपको कहां मिलेगा, दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में मिलेगा।
उत्तर भारत में समकारी प्रभाव नहीं मिलता है। समकारी प्रभाव का मतलब है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत है, यहां तीनों ओर से समुद्र से क्या है, घिरा हुआ है, और इसीलिए जल से घिरा होने के कारण यहां गर्मियों में ज्यादा गर्म और सर्दियों में ज्यादा ठंडा नहीं होता है। यानी कि यहां पर सम जलवायु पाई जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, समकारी प्रभाव कहते हैं। तो समकारी प्रभाव यहां उत्तर भारत में नहीं होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है साइबेरियाई पवनें, कि जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी जो पवनें हैं वह जब हिमालय में आती है, हिमालय को पार करके उत्तर भारत में आती है, तो भारत के उत्तर भारत के तापमान को क्या कर देती है, घिरा देती है। उत्तर भारत के तापमान में गिरावट आती है, जिससे सर्दियों में शीतलहर चलती है, और शीतलहर भी जो है वह तापमान में कमी के लिए उत्तरदायी। इसके बाद है हिमालय में बर्फबारी, कि इन साइबेरियाई ठंडी पवनों के कारण हिमालय में बर्फबारी होती है। तो उत्तर भारत का, विशेष रूप से राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, इन भागों में जो है तापमान में जो है क्या, गिरावट दर्ज होती है, ठंड बढ़ जाती है। इसीलिए हिमालय में बर्फबारी भी उत्तर भारत में तापमान में कमी को करने के लिए उत्तरदायी है। इसका मतलब 1, 3 और 4 क्या होगा, उत्तरदायी होगा। इसका सही उत्तर क्या है, बी। 2 समकारी प्रभाव यह उत्तर भारत के लिए लागू नहीं होता है। समकारी प्रभाव किसके लिए लागू होगा, दक्षिण भारत के लिए लागू होगा। क्लियर। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है या सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ए, उत्तर पश्चिम या पंजाब का मैदान, उत्तर पश्चिम भारत या पंजाब का मैदान। दूसरा है कोरोमंडल तट। तीसरा है मालाबार तट, और चौथा है मेघालय का पठार। अब आपको बताना है कि शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, कि कौन सा क्षेत्र शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में वर्षा कब कब होती है और किससे होती है। तो देखिए, यदि हम बात करें भारत में वर्षा की, भारत में वर्षा, तो भारत में जो वर्षा होती है, एक तो होती है किससे होती है, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। उसके बाद शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। उसके बाद और उसके बाद है मानसून पूर्व वर्षा से। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब देखिए, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में लगभग 74% वर्षा होती है। शीतकालीन मानसून से भारत में लगभग 13% मानसून होता है। पश्चिमी विक्षोभ से 3%,
और इससे लगभग 10%। तो इस तरह से भारत में जो बारिश होती है वह 4 प्रकार से होती है। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि शीत ऋतु में, तो अब ये चारों में आपको पता होना चाहिए कि यह जो है इसका संबंध किससे होगा, ग्रीष्म ऋतु से होगा, इसका संबंध शीत ऋतु से होगा, यह शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है और यह ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा है। तो अब देखिए निम्नलिखित में से शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अब शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में जो बारिश होती है वह कहां होती है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। पश्चिमी विक्षोभ से भी शीत ऋतु में बारिश होती है और इससे बारिश कहां होती है, उत्तर पश्चिम भारत या पंजाब के मैदान। अब हमें पूछा गया शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा, तो शीत ऋतु में भारत 2 प्रकार से वर्षा प्राप्त करता है, एक शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून से और एक पश्चिमी विक्षोभों से। अब इन दोनों में बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश किससे होती है, शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून से होती है और कहां पर होती है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु राज्य में होती है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बी। पॉइंट क्लियर। अब देखिए उत्तर पश्चिम पंजाब का जो मैदान है यहां किससे वर्षा प्राप्त करता है, यहां पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त करता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। इसके बाद आता है मालाबार तट। अब मालाबार तट में ध्यान रखना ग्रीष्मकालीन मानसून से सबसे पहले वर्षा होती है, कहां होती है, मालाबार तट में। और किससे होती है, अरब सागरीय यानी कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा से सबसे पहले वर्षा भारत में होती है, तो वह मालाबार तट में। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी होती है, लेकिन वह भारत की मुख्य भूमि से बाहर है। तो भारत की मुख्य भूमि में जो है सबसे पहले वर्षा, राज्य पूछा जाता है तो केरल और क्षेत्र पूछा जाता है तो मालाबार तट। इसके बाद आता है मेघालय का पठार। यहां भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मेघालय का पठार। और मेघालय के पठार में जो बारिश होती है वह किससे होती है, कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है उससे सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, मेघालय का पठार। और मेघालय के पठार में जो खासी की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है मासिनराम और चेरापूंजी, वह विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो इसीलिए ध्यान रखना विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मेघालय का पठार, या जिसे हम शिलोंग के पठार के रूप में जानते हैं, जो कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करता है। क्लियर। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान में अल्पता का कारण है? ए, भूमध्य रेखा की निकटता, बी, महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव, सी, समकारी प्रभाव, डी, हिमालय की स्थिति। अब इसे समझना, क्या प्रश्न क्या क्या है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहां प्रायद्वीपीय भारत, यहां 20 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा और यहां है भूमध्य रेखा। अब है कि ग्रीष्म ऋतु में, अब देखिए ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या होती है? मार्च से जून तक। अब मार्च में सूर्य की जो स्थिति होती है वह कहां होती है? भूमध्य रेखा पर। और जून में सूर्य की स्थिति कहां होती है? कर्क रेखा पर। अब समझना यहां से कि सबसे पहला है भूमध्य रेखा की निकटता। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है यह भूमध्य रेखा के क्या है? निकट है। और यदि हम बात करें तो भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी की जो दूरी है वह 876 किलोमीटर है। तो अब भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र होगा वहां पर सूर्य सीधा चमकेगा, तो वहां पे तापमान की क्या होगी? अधिकता होगी। तो अब ध्यान रखना कि ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान में अल्पता का कारण यह नहीं है। इसके कारण तो तापमान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। दूसरा है महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव। अब महाद्वीपीय जलवायु कहां होगी? जो समुद्र से दूर होगा। जो समुद्र से दूर होगा वहां पर गर्मियों में जल्दी गर्म होगा और सर्दियों में जल्दी ठंडा होगा। तो महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कहां मिलता है? समुद्र से दूरी, यानी कि उत्तर भारत में जो है आपको महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव मिलता है। दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव नहीं मिलता है, इसीलिए यहां भी नहीं होगा। इसके बाद तीसरा है समकारी प्रभाव। अब समझना यहां से, दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत जो कि तीन ओर से समुद्र से घिरा है, और समुद्र से घिरा होने के कारण यहां पर कौन सा प्रभाव होगा? समकारी प्रभाव। और समकारी प्रभाव होने के कारण यह गर्मियों में ज्यादा गर्म नहीं होता है और सर्दियों में ज्यादा ठंडा नहीं होता। इसका मतलब गर्मियों में यहां तापमान में क्या रहती है? कमी रहती है, जबकि सर्दियों में यहां तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसीलिए ध्यान रखना, समकारी प्रभाव ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान में अल्पता का मुख्य कारण। और इसके बाद आती है हिमालय की स्थिति। और हिमालय की स्थिति जो है वह उत्तर भारत में है। इसका प्रायद्वीपीय भारत से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इसीलिए यह भी नहीं है। हाँ, उत्तर भारत में शीत ऋतु में तापमान में कमी के लिए हिमालय की स्थिति उत्तरदायी मानी जाती। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जा सकता है। अब यह ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि शीत ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान में वृद्धि होती है, इसका उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो एक तो कारण रहेगा कौन सा? भूमध्य रेखा की निकटता, और दूसरा रहेगा समकारी प्रभाव। शीत ऋतु के लिए ए और सी सही होगा, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के लिए केवल कौन सा होगा?
समकारी प्रभाव उत्तरदायी होगा। भूमध्य रेखा की निकटता उत्तरदायी नहीं है। किसके लिए? तापमान में अल्पता के कारण। हाँ, तापमान में वृद्धि होगी तो उसके लिए यह उत्तरदायी है, लेकिन तापमान में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करें। ए, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, बी, बोर्डो चिल्ला, यह है बोर्डो चिल्ला ओडिशा, सी, आम्रवृष्टि महाराष्ट्र, डी, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक। सबसे पहले तो यह है क्या? तो यह है मानसून पूर्व की वर्षा की। यह जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, कौन सा? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, कौन से? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से मानसून पूर्व की वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से मानसून पूर्व की वर्षा होती है, जिसे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं असम। असम में इसे कहा जाता है बोर्डो चिल्ला। इसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहा जाता है काल वैसाखी। उसके बाद है ओडिशा। ओडिशा में कहा जाता है नॉर्वेस्टर। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहा जाता है आम्रवृष्टि। और कर्नाटक और केरल में कहा जाता है चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार कहा जाता है। तो अब और इसे ही राजस्थान में दोंगड़ा कहा जाता है। तो जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से मानसून पूर्व की जो बारिश होती है उसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखिए, काल वैसाखी कहां कहते हैं? पश्चिम बंगाल में, सही है। बोर्डो चिल्ला कहां कहा जाता है? असम में कहा जाता है। ओडिशा में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, इसीलिए यह असुमेलित है। आम्रवृष्टि किसे कहां कहते हैं? महाराष्ट्र में, जिससे आम पकते हैं।
और चेरी ब्लॉसम कहाँ कहा जाता है? कर्नाटक और केरल में। और इस वर्षा के कारण वहां पर कहवा कॉफी के फूल खिलते हैं, इसीलिए इसे फूलों की बौछार के रूप में जाना। और इससे हर बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि मानसून पूर्व की वर्षा को किस नाम से जाना जाता है और किस राज्य में क्या कहते हैं। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से मानसून प्रत्यावर्तन की अवधि है? ए जुलाई अगस्त, बी अक्टूबर दिसंबर, सी जून जुलाई, डी जुलाई सितंबर। अब यहां पे समझना मानसून प्रत्यावर्तन। अब मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब क्या है? मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब है मानसून का वापस लौट। और भारत में जो मानसून जो वापस लौटता है वह अक्टूबर से मध्य दिसंबर, और इसे कहा जाता है शरद ऋतु। कि शरद ऋतु में अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक मानसून वापस लौटता है और इस अवधि को मानसून प्रत्यावर्तन का समय कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी। अब समझना, जुलाई और अगस्त यह मानसून विच्छेद, मानसून विच्छेद या मानसून प्रतिच्छेदन की अवधि है। यह ध्यान रखना, मानसून विच्छेद या मानसून प्रतिच्छेदन की अवधि कौन सी है? जुलाई और अगस्त। अब मानसून प्रतिच्छेदन का मतलब क्या होता है कि जुलाई या अगस्त में एक बार तो मानसून से अच्छी बारिश होती है, लेकिन फिर कुछ दिन कुछ सप्ताह तक जो है वर्षा नहीं होती है। इसे ही हम मानसून विच्छेद या मानसून प्रतिच्छेदन के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसके बाद एक और है जून जुलाई। यहां किसकी अवधि है? मानसून प्रस्फुटन की अवधि है। मानसून प्रस्फुटन का मतलब होता है कि तेज गर्जन के साथ, कड़ाके की बिजली के साथ जब मूसलाधार बारिश होती है, जो मानसून आने का संकेत होता है, वह कब होता है? जून जुलाई में होता है। इसे ही मानसून प्रस्फुटन का समय कहते हैं। और जुलाई से सितंबर की अवधि की बात करें तो यह राजस्थान में मानसून काल के रूप में या वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। कि मध्य जून से लगाकर सितंबर तक जो है, या जून से सितंबर तक भारत में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, जिसे हम मानसून काल या वर्षा ऋतु के रूप में जानते। तो इस तरह से हर एक समय अवधि को हमें पता होना चाहिए कि मानसून प्रतिच्छेदन का समय कौन सा है, मानसून प्रस्फुटन का समय कौन सा है, मानसून प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु का समय कौन सा है, शीत ऋतु का समय कौन सा है, शरद ऋतु का समय कौन सा है, और साथ ही वर्षा ऋतु का समय कौन सा है। कि भारत में जलवायु के आधार पर हम 4 ऋतुएं पढ़ते हैं: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु। उनकी अवधि और साथ साथ यह अवधि भी हमें एग्जाम में पूछी जाती है, जिसके बारे में हम अध्ययन
करें। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है। ए 125 मिलीमीटर, बी 500 मिलीमीटर, सी 1250 मिलीमीटर या डी 1500 मिलीमीटर। अब समझना यहां से कि भारत में वर्षा, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर मिलीमीटर में पूछा गया है, इसीलिए इसे हम क्या लिखते हैं? 1250। तो ये ध्यान रखना कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा को सेंटीमीटर में पूछा गया है तो 125 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में पूछा गया है तो 1250 मिलीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी। पॉइंट क्लियर। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाए कि भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक यहां ध्यान रखना कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य केरल है। और यदि पूछा जाए सर्वाधिक तो वह है मासिनराम। कहां पर है? पॉइंट क्लियर कि सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य तो केरल है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। यही प्रश्न आता है न्यूनतम, न्यूनतम वर्षा वाला राज्य पूछा जाए तो वह कौन सा है? राजस्थान। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो वह है कहां पर है? लद्दाख। और यदि पूछा जाए भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है तो ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहां ध्यान रखना भारत में जो सर्वाधिक वर्षा सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से, टोटल वर्षा का लगभग 74% वर्षा इसी मानसून से होती है। क्लियर। और इसकी दो शाखाएं भारत में आती है, एक अरब सागरीय शाखा, एक बंगाल की खाड़ी। तो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वह बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, और प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा वर्षा अरब सागरीय शाखा से होती है। तो यह प्रश्न ध्यान रखना कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बारिश किससे होती है? ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा से
भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन प्रश्न आता है कि प्रायद्वीपीय भारत में, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा बारिश किससे होती है? तो ध्यान रखना, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा से प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और इस प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता है? ए, पश्चिमी राजस्थान, बी, केरल का तटीय प्रदेश, सी, तमिलनाडु का तटीय प्रदेश, डी, मेघालय का पठार। अब समझना यहां से क्या पूछा गया है? ग्रीष्मकालीन मानसून। अब ग्रीष्मकालीन मानसून कौन सा है? ग्रीष्मकालीन है दक्षिण पश्चिम मानसून, यहां ग्रीष्मकालीन मानसून है। अब यह जब भारत में आता है तो दो शाखाओं में बढ़ जाएगा। कौन कौन सी? एक शाखा कहलाएगी अरब सागरीय शाखा और एक कहलाएगी बंगाल की खाड़ी शाखा। अब समझना यहां से, यहां पश्चिमी घाट, सतपुड़ा श्रेणियां, विंध्याचल, अरावली और यहां हिमालय, और यहां पर है छोटा नागपुर का पठार। अब समझना, सबसे पहले अरब सागरीय शाखा से कहां कहां बारिश होगी? तो अरब सागरीय शाखा सबसे पहले यहां पर बारिश करेगी, इसके बाद यहां पर बारिश करेगी, और एक इस तरह से जो है उत्तर भारत में बारिश करेगी। यानी कि अरब सागरीय शाखा तीन भागों में बारिश करेगी। यहां पर बारिश करेगी, यहां करेगी, यहां पर। बंगाल की खाड़ी जो शाखा है वह एक तो यहां पर बारिश करेगी और एक शाखा इस तरह से बारिश करेगी। तो इसका मतलब है कि कौन सा क्षेत्र पीछे रह गया है? तो यहां जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा नहीं होगी। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु का तटीय प्रदेश, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। तो कोरोमंडल तट यहां ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता है। अब यहां पे समझना कि यहां पर बारिश जो होती है वह होती है शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून से, यानी कि शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा प्राप्त होती है। तो केवल कहां होती है? तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर होती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको क्लियर होना चाहिए कि कहां कहां पर बारिश होती है। अब ध्यान रखना, इस शाखा को कहा जाता है
पूर्वोत्तर शाखा, इस शाखा को कहा जाता है उत्तरी मैदान की शाखा, इस शाखा को कहा जाता है पश्चिमी घाट शाखा, इस शाखा को कहा जाता है छोटा नागपुर शाखा, और इस शाखा को कहा जाता है और इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि किस शाखा से कहां बारिश होती है। तो ध्यान रखना, उत्तर के विशाल मैदान में जो शाखा काम करती है उसे उत्तरी मैदान की शाखा कहते हैं, और मध्य भारत में जो बारिश होती है वह छोटा नागपुर की शाखा से होती है, और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जो बारिश होती है वह हिमाचल शाखा से होती है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र है। ए पार हिमालय, बी दक्कन ट्रैप, सी उत्तरी गंगा का मैदान, डी अंडमान निकोबार। अब समझना, यहां से जब हम भारत में वर्षा का वितरण पढ़ते हैं, भारत में तो भारत में वर्षा के वितरण के आधार पर उच्च वर्षा वाला क्षेत्र, मध्य वर्षा वाला क्षेत्र, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, और अति अल्प या अपर्याप्त इस तरह से हम पूरे भारत को वर्षा के आधार पर अलग अलग भागों में बांटते हैं। अब यहां पर कितनी बारिश होगी? 200 सेंटीमीटर से अधिक है तो वह क्या होगा? उच्च वर्षा वाला क्षेत्र। जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर है तो वह क्या होगा? मध्य। जहां पर 50 से 100 सेमी है तो वह निम्न, और जहां पर 50 से कम है तो वह अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र। अब देखिए बात करते हैं इनमें। अब अंडमान निकोबार यह किस में आएगा? उच्च वर्षा वाला क्षेत्र में। उत्तरी गंगा का मैदान यह किस में आएगा? मध्य के अंदर। दक्कन ट्रैप यह किस में आएगा? निम्न के। और पीछे कौन सा बचा? पार हिमालय, या जिसे हम ट्रांस हिमालय या
शीत मरुस्थल कहते हैं, वहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, इसलिए इसे हम अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। अब ध्यान रखना, भारत में जो वृष्टि छाया प्रदेश है, चाहे वह अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश हो, चाहे वह पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश हो, चाहे वह हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश हो, जो भारत में वृष्टि छाया प्रदेश हैं वह सभी अति अल्प अपर्याप्त वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं। और अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में एक तो आता है पूरा जो यह पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, जिसका विस्तार लद्दाख में है। दूसरा आता है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, जिसे हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल कहते हैं। और इसके बाद जो आता है वह आता है पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, जिसका विस्तार तेलंगाना के पठार के रूप में तेलंगाना में है। तो ये भारत में 3 प्रमुख वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। और यहीं से हमारे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाते हैं, या तो पूछा जाता है अति अल्प और या फिर पूछा जाता है उच्च वर्षा। और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में बात करते हैं तो इसमें एक तो आपका जो है कौन सा आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा जो इसके अंतर्गत आता है वह है मेघालय का पठार, जिसे हम उत्तर पूर्वी हिमालय के रूप में जानते हैं। और एक इसमें आता है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में, और पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल इसमें कौन सा आता है, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल वह अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार से हमें भारत में वर्षा के वितरण को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेष रूप से उच्च वर्षा वाले में और अति अल्प में। उच्च में 3 भाग हैं, मेघालय का पठार या उत्तर पूर्वी हिमालय कहते हैं अपन, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और अंडमान निकोबार। 3 इसमें भी आते हैं, 3 इसमें भी आते हैं, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश जो कि लद्दाख में है, जिसे हम ट्रांस हिमालय, पार हिमालय या फिर शीत मरुस्थल के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से भारत में वर्षा के वितरण को भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है, याद करना है, समझकर जाना है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से एएस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए यहां जो है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूछा गया। किसके अनुसार? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। अब जब हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए एएस जलवायु का अर्थ क्या है। तो अब समझना, एएस जलवायु एएस जलवायु का अर्थ होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु का मानसूनी जलवायु प्रदेश। शुष्क ग्रीष्म ऋतु का मानसूनी जलवायु प्रदेश। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु का मानसूनी जलवायु प्रदेश। ऐसा जलवायु प्रदेश जहां पर ग्रीष्म ऋतु क्या रहती है, शुष्क रहती है। अब देखिए भारत में बात करें तो ग्रीष्म ऋतु का मानसूनी जलवायु प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है?
कौन सा क्षेत्र आएगा? कोरोमंडल तट, क्योंकि कोरोमंडल तट पर ग्रीष्मकालीन मानसून से वर्षा नहीं होती है, यहां पर शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून से क्या होती है? वर्षा होती है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए ध्यान रखना, ग्रीष्म ऋतु का मानसूनी जलवायु प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आएगा? कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए, तमिलनाडु। क्लियर? अब समझना और कौन कौन से हैं। इसके बाद है केरल। अब केरल जो कि मालाबार तट का क्षेत्र आता है, कौन सा तट? मालाबार तट। यहां पर जो जलवायु पाई जाती है वह कौन सी है? AMW। कौन सी पाई जाती है? जिसे कहा जाता है लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी जलवायु प्रदेश। लघु मानसूनी जलवायु प्रदेश। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। यहां पर जलवायु कौन सी पाई जाती है? DFC, जिसे कहा जाता है आर्द्र शीत जलवायु प्रदेश। आर्द्र शीत। और इसके बाद है उत्तराखंड, जहां पर ET। कौन सी? टुंड्रा जलवायु प्रदेश पाई जाती। और यहां ऐसी जलवायु क्षेत्र है जिसका संबंध एक एक राज्य से। ET का संबंध उत्तराखंड से है, DFC का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है, AMW का संबंध केरल से है, और AS जलवायु का संबंध किससे है? तमिलनाडु। तो इसीलिए कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण को आपको अच्छे से समझ के जाना है कि कॉपेन ने पूरे भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा। अब इसको याद रखने का सीधा तरीका है, ए को 3 भागों में बांटा, बी को 2 भागों में, कितने हो गए? 5, सी को 1, डी को 1, ई को 2, यानी कि टोटल भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा। कॉपेन ने भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा। अब वहां कौन कौन से हैं? तो केवल आपको यह पता होना चाहिए, जर्मन, भूगोल वेदा, व्लादिमीर कॉपेन ने भारत को 9 जलवायु अब कैसे याद करना है? अब देखिए, A, B, C, D और E। यहां तो कॉपेन ने अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों को संकेत के रूप में यूज किया, और इसको उन्होंने भारत में 3 भागों में बांटा, AW, AMW, AS। इसको
BSHW, यहां BWHW, इसको CWG, इसको DFC, इसको E और ET। इस तरह से भारत को जो है कुल 3, 2, 5, 6, 7, 8 और 9, इस तरह से भारत को कॉपेन ने 9 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। अब इसमें से ध्यान रखना, ई का संबंध है पार हिमालय से, ईटी का संबंध है उत्तराखंड से, डीएफसी का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से, इसका संबंध है केरल से, इसका संबंध है अब ये देखिए 5 ऐसे हैं जिसका संबंध पर्टिकुलर एक एक क्षेत्र से। तो कॉपेन के जलवायु का वर्गीकरण में जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वह एएस और एएमडब्ल्यू को पूछा। इन दोनों को बहुत अच्छे से आपको पढ़कर जाना होता है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है? ए एडब्ल्यू, बी बीएसएचडब्ल्यू, सी सीडब्ल्यूजी, डी ई। अब समझना यहां से एडब्ल्यू यहां जो है यहां दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। बीएसएचडब्ल्यू यहां केवल कहां है? राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान। यहां भारत का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है जिसे कहा जाता है गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश। और ई इसका संबंध है लद्दाख, पार हिमालय से, जिसे ध्रुवीय जलवायु प्रदेश के रूप में जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, कि गंगा के मैदान का जो जलवायु प्रदेश है, जो उत्तर के विशाल मैदान का जो जलवायु प्रदेश है, उसे ही हम क्या कहते हैं? गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं, जिसमें गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है और पंजाब के मैदान का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। और इसलिए CWG भारत का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? एडब्ल्यू। और यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो ध्यान रखना ET।
टुंड्रा जो कहां पर है, केवल उत्तराखंड में, और यह ईटी यह भारत का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे छोटा जो है वह है BSHW या फिर AS। हालांकि पर्टिकुलर प्रायद्वीपीय भारत से नहीं प्रश्न आता है, पूरे भारत से पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और किसका संबंध केवल राजस्थान से है, तो BSWH यह संबंध केवल राजस्थान से, यह राजस्थान के अलावा भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। DFC केवल अरुणाचल प्रदेश में है, ET उत्तराखंड में है, AS तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है जिसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं उससे है, और AMW का संबंध मालाबार तट यानी कि केरल राज्य से विशेष रूप से। क्लियर? तो इस तरह से हमें भारत की जलवायु को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना थी उन प्रश्नों पर हमने विस्तार से चर्चा की, और इसी के साथ हमारा भारत की जलवायु टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम यानी कि मंडे को, कल संडे है, कल संडे को क्लास नहीं होगी। मंडे को जो है हम भारत का अपवाह तंत्र, झीलें और बांध को लेकर जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कल हम कोई भी क्लास नहीं लेंगे क्योंकि संडे को मैं कोई क्लास नहीं लेता हूं, इसीलिए आप किसी तरह का मैसेज कमेंट्स ना करें कि सर क्लास होगी या नहीं। संडे आपके लिए रिवीजन का है क्योंकि संडे को अधिकांश विद्यार्थी टेस्ट सीरीज देते हैं, अधिकांश टेस्ट सीरीज में व्यस्त रहते हैं, और साथ ही साथ जितना अभी तक पढ़ा है इन प्रश्नों को आप जो है रिवाइज कर दीजिए, इन प्रश्नों को एक बार अपनी ओर से समझने की कोशिश करें, और एक विशेष रूप से भारत की जलवायु में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को और भारत में मानसून की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझकर पढ़कर जाएं। निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।